हेलो बच्चों, नमस्कार। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का। पिछली क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को सॉल्व किया था, ठीक है ना। देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले हमको दो पॉइंट लेने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमको यहाँ दो पॉइंट लेने हैं और जितना भी वायर जोड़ना है या जितना भी रजिस्टर जोड़ना है इन दोनों पॉइंट के बीच में ही जुड़ेगा। कहने का ही मतलब है, इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, एक वायर का एक एंड इधर जोड़ दीजिए और अगला एंड को यहाँ पर लाके जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब अगला दूसरा वायर लीजिए, इसकी भी एक एंड को यहीं से स्टार्ट करिए और दूसरे एंड को ले जाके दूसरे वाले पॉइंट पे एंड करवा दीजिए, ठीक है ना। इसी तरह हम एक रजिस्टर और ले सकते हैं, तीसरा लीजिए, है ना। इसी को भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करिए और इसके ही सेम पॉइंट में जाके एंड करवा दीजिए। यानी कि हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट सपोज ए है, कोई पॉइंट ए है, और एक पॉइंट सेलेक्ट किया, लेट सपोज पॉइंट बी है, ठीक है। तो जितना भी हमको रेजिस्टेंस जोड़ना है इन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में जुड़ेगा। अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है ना। लेट सपोज जो इसका रेजिस्टेंस है R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है एंड इसका रेजिस्टेंस R3 है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड to one point is connected to one point and other end of each register are connected to other end then such type of the register is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एक पॉइंट लीजिए, एक अगला पॉइंट लीजिए, जितना भी वायर जोड़ना है इन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में जोड़िए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को इन्होंने क्या बोल दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है ना। अब देखिए, लेट सपोज हमारे पास कोई बैटरी है, ठीक है ना। हमने यहाँ एक की लगा दिया है, अब इसको हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह से हमने इसको बैटरी से इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से हमने बैटरी से इसका कनेक्शन कर दिया और की को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कुछ करंट निकल के आएगा, यहाँ से कुछ करंट आएगा, माना बैटरी जो है 20 वोल्ट की है, ठीक ना। तो यहाँ से करंट आएगा ऐसे, ठीक ना, यहाँ करंट पहुँचेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई बहुत सारे वायर हो गए, एक वायर है, अगला वायर, अगला वायर, अगला वायर, कम से कम यहाँ पर 4 वायर हो गए हैं, नहीं है। तो जब कभी भी 3 या 3 से मोर वायर आते हैं इस पॉइंट को फिजिक्स में जंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जंक्शन। 3 या 3 से पॉइंट का अगर कनेक्शन तो उसको जंक्शन बोलेंगे। देखिए इस जंक्शन पे करंट ऐसे आ रही है तो करंट को जाने का कई डायरेक्शन मिल चुका है। कुछ करंट इधर से निकल जाएगी, लेट सपोज कुछ करंट इधर से चली गई I1, कुछ करंट इधर से निकल जाएगी, लेट सपोज I2, और कुछ करंट इधर से जाएगी, लेट सपोज I3, है ना। ये देखिए इधर से करंट जा रही है I1, इधर से करंट वापस भी तो आएगी I1, इधर से करंट I2 आएगी और यहाँ पर करंट हमारे पास I3 आएगी और तीनों फिर मिलके I बन जाएंगे और इस तरह से करंट ऐसे वापस आएगा। इस तरह सर्किट में करंट का फ्लो होगा। यानी कि आपने यहाँ देखा कि अगर हमारा पैरेलल कनेक्शन है तो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग होगा, है ना ये। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेलल कनेक्शन का, सब हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज होगा बराबर होगा, है ना ये। यानी जो ये रजिस्टर लगी है पैरेलल में सबके क्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, है ना ये। अब इस जंक्शन पे अगर आप बात करें, इस जंक्शन पे जितना करंट इंटर हुआ है उतना ही करंट लीव करेगा, बिकॉज इस जंक्शन पे कोई चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं है, मतलब कोई चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट नहीं होगा। जितना करंट आएगा उतना करंट निकल जाएगा, यानी जितना यहाँ से चार्ज फ्लो होगा उतना ही चार्ज इधर से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो आप लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3,
इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जंक्शन पे जितना करंट आएगा, करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लिविंग एट द जंक्शन। कभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इस लॉ को बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ कभी आगे आएगा। अभी बस ये जानिए जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने लिख दिया पहला इक्वेशन। अब हम लोग ओम्स लॉ इंडिविजुअली लगा रहे हैं। इस रजिस्टर पे अगर आप ओम्स लॉ लगाएं इस वाले पे, इसमें करंट I1 है, इसका जो रेजिस्टेंस है R1 है और इसके पास वोल्टेज क्या V है, क्योंकि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें सबका वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। तो ओम्स लॉ की सहायता से आप लिख सकते हैं ऐसे V बराबर I1 R1, लिख सकते हैं ऐसे V बराबर I1 R1। तो यहाँ से अगर आप I1 लिखें तो I1 लिखा जा सकता है V अपान R1, सही बात है नहीं है। इस तरह से लिख सकते हैं I1 बराबर V अपान R1, है ना। सिमिलरली सेम पैटर्न पे अगर आप I2 लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं V अपान R2, V अपान R2, है ना, ये V अपान R2। सेम पैटर्न पे अगर आप I3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V अपान R3। ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है नहीं। हमने इस वाले रजिस्टर पे इंडिविजुअली ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू I1 R1, जितना करंट कितना रेजिस्टेंस है, इनका मल्टीप्लिकेशन है। इसका वोल्टेज भी V था, इसका भी वोल्टेज V था, इसका भी वोल्टेज V था। ये पैरेलल कनेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि सबके पास वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं नहीं। अगर यहाँ पर आप एक ऐसे वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, ठीक है, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग भी V ही आता है नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट के बीच में कनेक्शन है नहीं है। तो सबके प्लस क्या है, वोल्टेज V ही रहेगा, V वोल्ट है नहीं, इसलिए सबका वोल्टेज बराबर है। इस तरह से आपने लिख दिया। अब हमारा मेन फोकस क्या है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस लगे हैं सबको रिमूव करके एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगा देंगे, है ना। उस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे R इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, R इक्विवेलेंट। और ये जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, ये सेम वोल्टेज पे काम करेगा, है ना, ये और सेम करंट फ्लो होना चाहिए। इसका भी वोल्टेज भी हो जाएगा, इसमें करंट I हो जाएगा। इसका जो रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पर आप ओम्स लॉ लगाएं तो यहाँ लिख सकते हो V बराबर I R इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है नहीं। यहाँ पर जो करंट है I, सेम करंट फ्लो होना चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और जो ये रेजिस्टेंस होगा इनके समेशन के बराबर होगा, तो इसी को बोला गया R इक्विवेलेंट। अगर यहाँ से आप I का वैल्यू लिखें तो I को लिख सकते हैं V अपान R इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं, लिख सकते, इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करिए आप I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू और I का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए I की जगह आप लिख सकते हैं V अपान R इक्विवेलेंट बराबर I1 की जगह आप लिख सकते हैं V अपान R1, इसी तरह से V अपान R2 प्लस V अपान R3, ठीक है। इस तरह से आपने पैटर्न बना के लिख दिया। अब आप देखिए सबका वोल्टेज बराबर था तो कॉमन लेके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास बन के आ जाएगा 1 बटा R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, है ना। इस तरह से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से हमारा फार्मूला आया है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रिमेम्बर, है नहीं। आगे देखते हैं, माना कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रजिस्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही रजिस्टर होते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा R1 R2, इधर आ जाएगा आपके पास R2 प्लस R1, है ना ये, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप R इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप R इक्विवेलेंट लिखें तो एक शानदार फार्मूला बन गया R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर हो, है ना, ये
सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर हो तो उनका आर इक्वलेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। अगर सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एक तरह से शॉर्टकट की तरह काम करता है, आर इक्वलेंट बराबर R1 R2 अपन R1 प्लस R2। लेकिन 3 के लिए आप ऐसा नहीं पैटर्न बना सकते, 3 के लिए आप ऐसे ही अप्लाई करेंगे, है भैया। तो ये जो हम लोग पढ़े हैं ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है भैया। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक है ना। देखिए पहला जो फीचर है लिखा गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर, the sum of the reciprocal of the individual register is equal to the reciprocal of the equivalent resistance, reciprocal of the equivalent resistance। सही बात नहीं है। sum of the reciprocal of the individual resistance 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 is equal to the reciprocal of the equivalent resistance, है नहीं है, यानी वही फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं ना। दूसरा पढ़ते पॉइंट, द करंट इन द वेरियस रजिस्टर्स, the current in the various resistors are inversely proportional to the resistances। देख लीजिए current in the various resistor is inversely proportional to the resistors, is inversely proportional to the resistor, है कि नहीं है। current in the various resistor are inversely proportional to the resistor, higher the resistance, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। वही बोला गया है हायर द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा लोअर विल बी द करंट थ्रू द इट, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस ब्रांच में कम करंट फ्लो होगी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। The total current is the sum of the currents flowing in the different branches। The total current, जो total current है I is the sum of the, जो I है is the sum of the, ठीक है, वही लिखा गया था, कहाँ गया आपके पास, the total current is the sum of the current flowing in the different branches, different branches में जो करंट फ्लो हुआ है उसी का सम है टोटल करंट, है ना। ये इस तरह से आप बात करेंगे। अगला प्रॉपर्टी का बात करते हैं द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, द वोल्टेज को हम लोग कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल रहे हैं, बात एक ही है नहीं है। द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सेम, सब में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, एंड इज आल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस होल ग्रुप कंसीडर्ड टू बी अ यूनिट, ठीक है। इस ग्रुप में जितने भी रजिस्टर लगे सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप एक दो फार्मूला याद रखिए, नहीं है, अगर दो है तो इसका शॉर्टकट के तौर पे याद रखिए, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास बहुत सारे ऐसे जुड़े हैं तो 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख सकते हैं। ये आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक रजिस्टर है R1, एक रजिस्टर R2 है जो कि पैरेलल कनेक्शन में है। कैसे पैरेलल, देखिए इस पॉइंट से ये वायर गया है, ऐसे इस पॉइंट पे एंड हो गया है, ये वाला भी वायर इसी पॉइंट से गया और इस पॉइंट पे एंड हो गया, यानी दो फिक्स पॉइंट के बीच में इन दोनों का कनेक्शन है, तो इनको दोनों को आप पैरेलल कनेक्शन में बोलेंगे, है नहीं। हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज V है, की लगाया है जो कि क्लोज्ड है, इस सर्किट में ऐसे कुछ करंट बहना स्टार्ट होगा, लेट सपोज I, ठीक है। तो I करंट इस अमीटर के थ्रू जाएगा तो ये अमीटर ये करंट बता देगा, है नहीं। आगे जब ये करंट गया है तो यहाँ ब्रांचिंग हो चुका है, दिख रहा है ना, यहाँ पर सॉरी जंक्शन आ गया है नहीं, एक जंक्शन इधर है, ये जंक्शन आ गया है तो कुछ करंट इधर रह जाएगा, कुछ करंट इस रास्ते जाएगा, है नहीं। जंक्शन किसको बोला गया, कम से कम 3 वायर, तो एक वायर इधर जा रहा है, आप देख पा रहे हो, एक वायर इधर आ रहा है 2 और एक वायर इधर आ रहा है 3 वायर। तो लेट अस सपोज कुछ करंट इधर जाएगा, सपोज दैट I1, कुछ करंट इधर आएगा, ऐसे I2 इधर से फ्लो, कैसे I1 इधर I2 इधर। तो हम चाहते हैं I1 और I2 का वैल्यू निकालना, I1 और I2 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना, ये हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप काम करिए, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट वाले तरीके से, है नहीं। कैसे हमारा देखिए
ऐसे हमने लिखा था 1/r इक्वलेंट इन द पैरेलल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 है नहीं। अगला स्टेप हमने क्या किया था, इसका एलसीएम ले लिया था, ये आ जाएगा r1 r2 है ना, यहाँ आ गया था r2 प्लस r1 है ना। अब इसी का रेसिप्रोकल ले लिया था, r इक्वलेंट आ गया r1 r2 अपान r1 प्लस r2। हम बोले थे इसको आप जरूर याद रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा जब दो ऐसे रहेंगे पैरेलल, ठीक है। अगला काम आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से जितना करंट आया है उतना ही जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ है नहीं, जितना आएगा उतना जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला इक्वेशन I बराबर I1 प्लस I2 है नहीं। अब देखिए इसका जो वोल्टेज V होगा, इसका भी वोल्टेज V होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज बराबर होगा। तो ओम्स लॉ इंडिविजुअली अगर आप लगाएं, इस पे लगाएं ओम्स लॉ, तो क्या लिखेंगे V बराबर I1 और R1। इस पे अगर ओम्स लॉ लगाएं तो ऐसे लिखेंगे V बराबर I2 और R2 है नहीं। अभी हमने अमीटर जो है उसको आइडियल अमीटर माना है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, तो बस एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यहाँ काम कर रहा है, ठीक है ना। इसका हम लोग रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ V बराबर I1 R1 लिख सकते हैं और यहाँ V बराबर I2 R2 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर आप I1 लिखिए तो क्या आ जाएगा V अपान R1, सही है ना, V अपान R1, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी लिखिए अगर आप I2 तो I2 बराबर लिख सकते हैं V अपान R2। हमारे पास I1 I2 दो अननोन है, इनको निकालना है। हमारे पास एक इक्वेशन है I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है ना, और ये वाला हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन इधर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए V बराबर I1 R1 है और V बराबर I2 R2 है, अगर आप दोनों को इक्वेट करा दें तो आपको कुछ मिलेगा रिजल्ट। यहाँ पर कर दे रहे हैं, देखिए V बराबर हमारे पास है I1 R1 और V बराबर ये हमारे पास है I2 R2। ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते हैं नहीं। तो यहाँ से अगर आप लिखें एक बार ही I1 का वैल्यू, अगर I1 लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये I1 बराबर आप लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो R2 अपान R1 इंटू I2, इस तरह से आप लिख सकते हैं नहीं। अगर यहाँ से I1 लिखना चाहे तो R1 यहाँ डिवाइजन में हो जाएगा, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो I1 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेट अस सपोज ये इक्वेशन नंबर आपका 1 था, तो इस इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा I बराबर I1 की जगह हम लिख रहे हैं R2 अपान R1 इंटू I2 प्लस I2, ठीक है ना। I1 की जगह हमने पुट कर दिया R2 अपान R1 इंटू I2 प्लस I2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, ये आ जाएगा R2 प्लस R1 अपान R1 इंटू I2 है भाई। I2 कॉमन था, कॉमन हो गया, इसके नीचे क्या 1 है, एलसीएम कितना आ जाएगा R1 है ना, यहाँ R1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन। इसको और सिंप्लीफाई करिएगा, भेजिए, यहाँ से आप I2 लिख सकते हैं। I2 बराबर जो आपके पास आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा R1 अपान R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 जो मतलब वो लिखिए इंटू I, इस तरह से आपके पास बन रहा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए I2 अगर आपको निकालना था क्या कि इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो I R1 डिवाइडेड बाय हाई मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ आ जाएगा डिवीजन में R1 प्लस R2 इंटू I, यानी कि जो इसमें करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा R1 है, इसका रेजिस्टेंस, इसमें जो करंट देखना आपको I2, तो इसका रेजिस्टेंस अपान टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय कितना करंट यहाँ आ रहा है, इस तरह से आप बात करेंगे। अगर आप I1 लिखना चाहें, ठीक है, तो I1 बराबर क्या था आपके पास, देखिए R2 अपान R1 इंटू क्या था I2, और I2 का वैल्यू हमें पता है, पुट कर दीजिए R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू I। देखिए R1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा आपके पास R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास I है नहीं। इस तरह से हमारा करंट का डिवीजन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि जो समझ में आया हमको, अगर हमको I2 का वैल्यू लिखना है तो देखिए तुरंत लिख सकते हैं I2 बराबर जो आएगा, पहले इसमें करंट लिखना है, इसका रेजिस्टेंस यानी लिखिए R1 अपान टोटल रेजिस्टेंस यानी दैट मींस R1 प्लस R2 इंटू कितना करंट यहाँ से फ्लो होकर आ रहा I,
इस तरह से लिख दीजिए। अगर आपको I1 लिखना है तो क्या करेंगे, I1 तो पहले इसका रेजिस्टेंस लेंगे, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लेंगे, दैट मींस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू इतना करंट आ रहा है, दैट मींस I। इस तरह से आप बात करेंगे, है नहीं। एक चीज और हम बात कर रहे थे, जैसे रेशियो अगर लेना हो I1 रेशियो I2 तो क्या लिखेंगे, V अपॉन R1 रेशियो V अपॉन R2, है नहीं। यानी V भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी I1 रेशियो I2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2, यानी कि इनवर्स की रेशियो में है। करंट क्या है, इनवर्स है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, ऐसा हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये दोनों चीज आप जरूर याद रखें, बहुत काम की चीज है ये आपके लिए, ठीक। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ऐसा सर्किट दिया है जो कि 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने की लगा दिया, क्लोज कर दिया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट सपोज आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ जंक्शन आ जाएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, लेट सपोज इधर गया I1 और इधर गया करंट I2, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, पहला पार्ट है। तो आपसे R इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर दो रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका R इक्विवेलेंट लिखने का शॉर्टकट है हमारे पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 लेट सपोज इसको हमने R1 मान लिया और इसको हमने R2 मान लिया, है भैया। तो R1 का वैल्यू हो गया 12, R2 का वैल्यू हो गया 6 अपॉन नीचे लिखेंगे 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 18, यानी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 ओम। यानी इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है अमीटर E1 एंड E2 का रीडिंग बताइए, यानी इस अमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस अमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस अमीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, हमको करंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगा दे रहे, एक साथ ही बराबर लिखेंगे I इक्विवेलेंट। अब देखिए बैटरी का वोल्टेज आपको पता है 24 वोल्ट की बैटरी है, तो हमको करंट निकालना है, यानी इसका रीडिंग निकालना I और R इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया 4 है, ठीक है। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो I का वैल्यू आ रहा है 6 एम्पियर आ जा रहा है नहीं। यानी कि जो अमीटर इसका रीडिंग है कितना आ चुका है, I का वैल्यू आ चुका है 6 एम्पियर, यानी कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है कितना 6 एम्पियर, ठीक है। तो इस अमीटर का जो रीडिंग आना चाहिए 6 एम्पियर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो करंट आई है, यहाँ पर जंक्शन मिल गया, क्या मिल गया, जंक्शन। इस जंक्शन से कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, तो हम जानना चाहते हैं इधर कितना करंट जाएगी, इधर कितना करंट जाएगी, है नहीं। अब फिर वापस होकर ये तो I बनी जाएगी, हमको पता ही है नहीं, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अगर आप I1 का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो अभी हमने फार्मूला डिराइव किया, अगर इसमें करंट देखना है तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लिखिए, दैट इज R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख दीजिए R1 प्लस R2 इनटू कितना करंट यहाँ से आ रहा है, कितना करंट यहाँ से आ रहा है नहीं। अब सब डाटा पुट करिए, R2 का वैल्यू है 6 अपॉन R1 प्लस R2, यानी हो जाएगा R1 है 12 प्लस 6 इंटू I का वैल्यू कितना 6 है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 12 6 18 है नहीं, और I का वैल्यू 6 था, 6 रख दिया और 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर 36, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 2 एम्पियर, है नहीं। यानी इधर 6 एम्पियर आ रहा था, इधर चला गया 2 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो आपने सोचे 6 एम्पियर आया, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा 4 एम्पियर, है नहीं। यानी इसमें कितना करंट फ्लो होगा 4 एम्पियर, इसको भी हम इस तरह निकाल सकते थे। लेट सपोज इसमें जो करंट था I2, तो I2 आप कैसे लिखेंगे, इसमें अगर आपको करंट लिखना है तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस लिखिए R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू कितना करंट आ रहा है I, है नहीं। अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 आपके पास था 12, है नहीं, R1 प्लस R2 हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 6 इंटू I का वैल्यू 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 72 अपॉन नीचे हो जाएगा 18, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 एम्पियर, यानी इसका जो रीडिंग आ गया 4 एम्पियर, है नहीं। ये देखिए जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है 6 एम्पियर, इधर कितना गया 2 एम्पियर, इधर कितना गया 4 एम्पियर, 2 और 4 6, यानी जो लोग इक्वेशन लिखा करते थे I बराबर I1 प्लस I2, इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है, वैलिड है नहीं है। अगर 6 एम्पियर करंट आया तो 6 एम्पियर करंट इधर गया दोनों को मिला के, है ना। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट
है। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, सॉल्व कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।